अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 16 और 17 जून 1943 के दरमियानी शब पूरे चांद की रात थी। बरतानिया के इलाके टंगमीर से दो छोटे त्यारों ने फ्रांस के लिए परवाज़ भरी। इन त्यारों ने इंतहाई तारीकी में टेक ऑफ किया था और इनके पायलट इतनी उजलत में थे कि उन्होंने अपने घुटने पर रखे नक्शे पर नज़र डालने के लिए टार्च तक का इस्तेमाल नहीं किया। इन त्यारों में ना तो कोई बम था और ना ही ये दुश्मन के इलाके की जासूसी के लिए निकले थे, बल्कि इनका काम जर्मनी की जेर कब्जा इलाकों में वायरलेस ट्रांसमीटर और जासूसों को पहुंचाना था। इन जासूसों में से एक नूर इनायत खान भी थी, जो मॉस्को में पैदा होने वाली इंडियन नजाद लड़की थी। इन त्यारों की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 212 मील फी घंटा थी। बरतानिया में अपनी खुफिया ठिकानों से उड़ान भरने के बाद ये त्यारे रात की तारीकी में 1.5 घंटे का सफ़र करके फ्रांस के खेतों में उतरे। ये त्यारे अपने साथ अजाफी ईंधन के टैंक भी ले गए, जिनकी वजह से वो 1150 मील तवील सफ़र कर सकते थे। इन त्यारों की ऊपरी हिस्से पर और परों के इस तरह पेंट किया गया था कि रात के अंधेरे में इन त्यारों को देखना बहुत मुश्किल था। ये त्यारे इंग्लैंड के बेहतरीन पायलट्स उड़ाया करते थे। नूर इनायत खान की स्वाने उमरी को डैनम मेडलन ए सूफी सिपाही एकोपाइड पेरिस के मुसन्नफ आर्थर जे मैकेडा लिखते हैं कि इस रात त्यारे को उड़ाने वाले पायलट फ्रैंक रिमेल्स की नज़र जब खुश शक्ल गंदमी रंगत और फ्रांसीसी ज़बान बोलने वाली नूर पर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी नौजवान खातून को फ्रांस क्यों भेजा जा रहा है जो नज़रों में आए बगैर नहीं रह सकती। वो लिखते हैं कि जासूसों के बारे में आम ख्याल ये था कि वो जितने सादा शक्ल होंगे इतनी ही आसानी से लोगों में घुल मिल जाएंगे। बेहतरीन जासूसों की खासियत ये थी कि वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल नहीं कराते थे, लेकिन नूर इनायत खान इसके बिल्कुल बरक्स थीं। इन पर नज़र पड़ते ही कोई इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इनके साथ तरबियत हासिल करने वाले एक जासूस ने कहा था कि नूर को देखने के बाद इन्हें कोई नहीं भूल सकता था। दोस्तों, नूर इनायत खान के वालिद एक सूफी मुबल्लग थे, जबकि इनकी वालिदा एक अमरीकी खातून थी। नूर इनायत खान 1 जनवरी सन 1914 को सोवियत यूनियन के दारुल हुकूमत मॉस्को में पैदा हुई थी। इनके वालिद हिंदुस्तानी थे, जिनका नाम हज़रत इनायत खान था और वो एक सूफी मुबल्लग थे। इनकी वालिदा अमरीकी नजाद और अरे बेकर थी, जिन्होंने अपना नाम बदल कर अमीना शारदा बेगम रख लिया था। नूर का ताल्लुक मैसूर की बादशाह टीपू सुल्तान की औलाद से था। नूर इनायत खान की एक और स्वाने उमरी सिपाही प्रिंसेस दी लाइफ ऑफ नूर इनायत खान की मुसन्फ़ा शराबिनी बासु कहती हैं कि नूर एक दुबली पतली और खूबसूरत लड़की थी। इनका कद 5 फुट 3 इंच था। इन्हें मौसीकी का बहुत शौक था। इनके एक भाई का नाम वलायत खान था, जिन्हें वो भाईजान कहकर पुकारती थी। अगरचे नूर की वालिदा अमरीकी थी, लेकिन नूर की परवरिश हिंदुस्तानी माहौल में हुई थी। इनायत खान अपने भाइयों से हिंदी में बात करती थीं, इसलिए इनके दोनों बच्चे हिंदी और उर्दू समझते थे। नूर की जासूसी के पेशे की तरफ राग़िब होने की वजह इनके भाई वलायत खान थे, जो रॉयल एयर फोर्स में नौकरी करते थे। इन्हीं दिनों ख़वातीन के माउन फ़ज़ाइया का क़याम अमल में आया, ताकि वहाँ ऐसी ख़वातीन को मुलाज़मतें दी जा सकें जिनके घर के मर्द मैदान जंग में जाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। चनाचे इस प्रोग्राम के तहत हज़ारों ख़वातीन को टेलीफोन और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के तौर पर फ़ज़ाइया में नौकरियां दी गईं। नूर को 19 नवंबर 1940 को एयरक्राफ्ट वोमेन सेकंड क्लास की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने की एक बड़ी वजह यह थी कि रवानी से फ्रांसीसी बोल सकती थी। नौकरी ज्वाइन करती इन्हें 40 दीगर ख़वातीन के साथ वायरलेस ऑपरेटर की तरबियत के लिए एरोगेट भेज दिया गया। बाद अज़ां उन्होंने एट निब्रा में वायरलेस टेलीग्राफ की तरबियत भी ली। इस दौरान वो हिंदुस्तान में जारी आज़ादी की जदोजहद करीब से देख रही थी। बासु लिखती हैं
کہ نور کا خیال تھا کہ ہندوستان کی سیاسی رہنماؤں کو ایسے وقت میں اپنی آزادی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے جبکہ برطانیہ کی ساری توجہ لڑائی پر مرکوز ہے۔ نور کا خیال تھا کہ اگر ہندوستان میں بسنے والے لوگ برطانیہ کا ساتھ دیں اور انہیں جنگ میں بہادری کے عوض تمغے ملیں تو انگریزوں کا ان پر اعتماد بڑھ جائے گا۔ ان کے بھائی عنایت خان کو پختہ یقین تھا کہ اگر نور عنایت خان دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں میں بچ جاتی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو اپنا اصل ہدف بنا لیتی۔ جاسوسی کا شعبہ اختیار کرنے سے قبل ایک افسر نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا وہ ہندوستانی لیڈروں کی برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگ میں حمایت کرتی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں نور عنایت خان نے اس امکان کو رد نہیں کیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی یہ سوچ برطانوی راج کے حلف کے خلاف نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں نور نے سلیکشن بورڈ کے افسر کو بتایا کہ جب تک جرمنی کے ساتھ لڑائی جاری رہے گی وہ برطانوی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھیں گی، لیکن جنگ کے بعد وہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کریں گی اور برطانیہ کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں اپنے ملک کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ فرانس کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایک سینئر افسر نے نور کو ایک فرانسیسی شناختی کارڈ اور ایک چھوٹا پستول ویبلی M1907 دیا۔ یہ پستول 4 انچ لمبا تھا اور باہر سے واٹر گن جیسا لگتا تھا۔ آرتھرڈ میکڈ لکھتے ہیں کہ افسر نے نور کی ہر جیب کی تلاشی لی۔ وہ ہر طرح کے لیبل، کاغذات، سگریٹ، سینما اور ٹرین ٹکٹ بھی ہر وہ چیز ہٹا دینا چاہتی تھیں جن سے یہ پتہ چلے کہ وہ لندن سے آئی ہیں۔ جاسوسی کے مشن پر روانہ کرنے سے قبل ان کے بال فرانسیسی انداز میں کاٹے گئے اور دردی سے ان کے فرانسیسی طرز کے کپڑے سلوائے گئے تھے۔ نور کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ خود جہاز میں سوار بھی نہیں ہو سکتی تھی اور ایک ایئر مین کو انہیں کمر سے اٹھا کر جہاز میں بٹھانا پڑا تھا۔ نور کو فرانس میں جہاز سے اترتے ہی ایک سائیکل دے دی گئی۔ وہ 7 میل سائیکل چلاتے ہوئے آتش نامی گاؤں پہنچی۔ وہاں سے وہ 200 میل دور پیرس جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئیں۔ فرانس میں نور کا نیا نام زاں میری رینیا تھا۔ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے نور نے اس نام کو انگنت بار لکھنے کی مشق کی تاکہ جب ضرورت پڑے تو یہ ان کے پرانے نام کی طرح فطری طور پر ان کے قلم سے نکلے۔ برطانیہ کے جاسوسی حلقوں میں ان کو ایک نیا نام میڈلین بھی دیا گیا۔ نور کے فرانس پہنچنے کے چند ہی دن میں نازیوں نے نور کے نیٹ ورک کے لگ بھگ تمام جاسوس ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اگلے چند ماہ کے دوران نور فرانس میں واحد برطانوی ایجنٹ رہ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جرمن فوجیوں کے بارے میں خفیہ معلومات انگلستان بھجوائیں۔ وہ فرانسیسی ریزیڈنٹ موومنٹ کی سرگرمیوں کی مکمل خبریں بھی برطانیہ کو پہنچاتی رہیں۔ انہوں نے ان کے لیے برطانوی جاسوسوں کے قاصد کا کام بھی کیا۔ آرتھر میکڈا لکھتے ہیں کہ خفیہ سیل سینما کے لیے کام کرتے ہوئے نور ہر اتوار کو صبح 9:05 بجے لندن پیغامات بھیجتی تھی۔ بدھ کو پیغامات بھیجنے کا وقت 2:10 ہوتا تھا جبکہ لندن سے انہیں ہر روز صبح 6 بجے اور دوپہر 1 بجے پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ اسی وقت کھولتی تھی جب آنے والا ان سے کوڈ ورڈ میں پوچھتا کیا میں اورا کی بیٹی زاں میری سے مل سکتا ہوں۔ نور جب فرانس پہنچی تو وہ اپنا ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ نہیں لے جا سکیں۔ 21 جون کو BBC نے اپنی نشریات میں کوڈ لینگویج میں کمشنر بیکمی اسٹاک بروکر کا پیغام دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس رات 2 ریڈیو سیٹ اور نور کا سوٹ کیس پیراشوٹ کے ذریعے کھیتوں میں گرایا جائے گا۔ نور اس جگہ پہنچ گئیں جہاں ان چیزوں کو پیراشوٹ کے ذریعے گرایا جاتا تھا۔ ریڈیو سیٹ بحفاظت نیچے اتر گیا لیکن نور کا سوٹ کیس درخت میں پھنس گیا اور ان کے کپڑے باہر نکل کر درخت کی شاخوں میں پھنس گئے۔ نور اور ان کے 2 ساتھی کسی طرح درخت پر چڑھ گئے اور وہ کپڑے ٹہنیوں سے واپس اتار کر سوٹ کیس میں رکھے۔ ان کے ایک ساتھی کی غداری کی وجہ سے نور کو جرمن ایجنٹس نے پکڑ لیا۔ جس شخص نے انہیں پکڑا اس کا نام پیرکار تھا۔ جب انہوں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو کارتو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ شرابینی باسو لکھتی ہیں کہ جیسے ہی کارتو نے نور کی کلائی پکڑی انہوں نے اسے اتنی زور سے کاٹ کھایا
कि इसका खून बहने लगा। कारतू ने इन्हें सोफे पर धकेल कर हथकड़ी लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नूर पर काबू न रख सके। आखिरकार कारतू ने अपना पिस्तौल निकाला और नूर को धमकी दी कि अगर वो अपनी पोजीशन से जरा भी हिली तो वह इन पर गोली चला देंगे। एक हाथ में पिस्तौल पकड़े इसने दूसरे हाथ से फ़ोन नंबर डायल किया और कहा कि मदद के लिए मजीद लोगों को भेजा जाए। बाद में अर्नेस्ट विगेट ने इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए लिखा कि जब मैं वहां पहुंचा तो पीर कमरे के सबसे दूर कोने में मैडलिन को कवर किए खड़ा था और मैडलिन सोफे पर शेरनी की तरह बैठी थी। इसकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था और वह बार बार पीर को सील्सबाग गंदा जर्मन कहकर मुखातिब कर रही थी। कारतू की कलाई से बहुत खून बह रहा था। पकड़े जाने के बाद नूर को गस्टापो जर्मन खुफिया एजेंसी के दफ्तर ले जाया गया। उन्होंने शुरू से ही जर्मन इंटेलिजेंस अफसरान पर वादा कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगी। जब इन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने अजीबोगरीब दरख्वास्त की कि वो नहाना चाहती हैं। जर्मन इनसे बहुत से राज उगलवाना चाहते थे, इसलिए वो फौरन राजी हो गए, लेकिन गार्ड्स ने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखा ताकि वो इन पर नज़र रख सकें। शराबिनी बासु लिखती हैं कि लेकिन नूर ने वहाँ बहुत शोर मचाया और कहा कि वो मुकम्मल गुस्ल करना चाहती हैं और नहीं चाहती कि गार्ड इन्हें बरहना देखें। जर्मन दरवाज़ा बंद करने पर राज़ी हो गए, मगर दरवाज़ा बंद होते ही नूर बाथरूम की खिड़की से छलांग लगाकर इसके साथ वाली बलकोनी की खिड़की के नीचे आ गईं। वो किसी बिल्ली की माने चल रही थी। उन्होंने भागने की कोशिश में कोई वक्त नहीं लिया। ये महज इत्तेफाक था कि जर्मन अफसर वॉगिट करीब ही एक और बैतुलखला में थे। वहां इसने खिड़की से बाहर देखा तो ये देखकर दंग रह गए कि नूर बाहर गटर के पास खड़ी थी। वो इसी खिड़की की तरफ बढ़ रही थी जहां वो खड़े थे। इसने नूर को वहां तक आने दिया और फिर आहिस्ता से इनसे कहा, मैडलिन बेवकूफ़ी मत करो, तुम खुद को मार डालोगी। अपनी माँ के बारे में सोचो, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। वॉगिट ने इसका कंधा पकड़ा और घसीट कर नीचे ले गए और फिर नूर को इनके सेल में वापस पहुंचा दिया। अपने कमरे में जाकर नूर इस तरह पकड़े जाने पर रो पड़ी। इसने अपने आप को कोसना शुरू किया कि पकड़े जाने के बजाय इन्हें खुदकुशी क्यों नहीं की। कुछ देर बाद जब एक गार्ड इसके लिए खाना लेकर आया तो इसने खाना खाने से इनकार कर दिया। इसने रात का खाना भी नहीं खाया। नूर एक मुश्किल कैदी थी। वो जेल में अक्सर हल्के भूरे रंग का चेम्बर पहनती थी। इसे इन कपड़ों में ही गस्टापो के एहलकारों ने गिरफ्तार किया था। चंद रोज बाद इसने जेल से फरार होने की एक और कोशिश की। वो जेल की छत तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती थी कि इस वक्त बरतानवी तैयारों ने इस इलाके पर फजाई हमला किया। हमले का जोर ख़त्म होने के बाद एहलकारों ने जब इनके कमरे की तलाशी ली तो नूर वहां नहीं मिली। इसके बाद जर्मन फौजियों ने इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। नूर को पकड़ लिया गया और जर्मन सिपाहियों ने इसे मारा पीटा और दोबारा नूर को फ्रांस से जर्मनी जलावतन कर दिया गया। बर्लिन की बराह रास्त हदायत के बाद नूर को खतरनाक तरीन कैदियों में शामिल किया गया। जर्मनी की फोरजीम जेल में नूर के हाथ पांव बेड़ियों से बंधे हुए थे। एक तीसरी जंजीर से इनके हाथ पांव को जोड़ दिया गया था। वो ना सीधी हो सकती थी और ना बैठ सकती थी। इन लोगों ने इसे तकरीबन भूखा रखा था। इसे खाने के लिए सिर्फ आलू के छिलके और गोभी का सूप दिया गया। गस्टापो ने इन्हें एक लम्हे के लिए भी सुकून से नहीं बैठने दिया। वो इससे सवाल पर सवाल पूछते रहे कि अपने साथियों के नाम बताए, लेकिन नूर ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। वो ना खा सकती थी और ना ही खुद को साफ रख सकती थी। ये काम एक और खातून किया करती थी जिसे नूर से एक लफ्ज़ भी ना बोलने की हदायत की गई थी। जेल की कोठड़ी में पड़ी नूर को दिन और वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं रहा। वो पेश किए जाने वाले नाश्ते और दिन और रात के खाने से वक्त का अंदाज़ा लगाती थी। इसकी कोठड़ी का दरवाज़ा कभी नहीं खुला। भूख से बहुत कमज़ोर होने के बावजूद नूर के हौसले नहीं टूटे। जंजीरों में जकड़े जाने के बावजूद वो अपनी कोठड़ी में आहिस्ता आहिस्ता चलती थी ताकि दिमाग मुतहरिक रहे। 12 सितंबर को नूर को डाकाऊ हरासती कैंप ले जाया गया। इसके मरकजी दरवाजे पर लिखा था अरबात मर्चिट फ्रे, यानी कैंप आपको आज़ाद कर देगा। ये सितम ज़रीफ़ी थी क्योंकि इस कैंप से
बहुत कम लोग ही जिंदा निकल पाते थे। यहाँ सन 1933 से 1945 तक 30,000 लोगों को मौत की घाट उतारा गया था। इस रात नूर को बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शराबिनी बासु कहती हैं कि जर्मन सिपाही इनके सेल में घुस आए और इन्हें मारा पीटा। फिर उन्होंने नूर के सारे कपड़े उतार दिए। रात भर उन्होंने इनके जिस्म के नाजुक हिस्सों को अपने मोटे जूतों से रौंदा। फिर एक सिपाही ने इन्हें घुटने के बल बैठने को कहा और अपनी पिस्तौल पॉइंट ब्लिंक रेंज से इनके सर के पिछले हिस्से पर गोली चला दी। नूर इनायत खान के मरने से पहले आखिरी अल्फाज लिबर्टे थे, जिसका मतलब आज़ादी था। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। इसके बाद इनकी लाश को खींचकर भट्टी में फेंक दिया गया। चंद मिनट बाद एनी शाहिदीन ने भट्टी की चिमनियों से धुआं उठते देखा। इंग्लैंड में इस रात इनकी वालिदा और भाई को एक ही ख्वाब आया, जिसमें उन्होंने देखा कि नूर यूनिफॉर्म पहने खड़ी थी और इनके चारों तरफ नीली रोशनी थी और वो इन्हें बता रही थी कि अब वो आज़ाद हैं। नूर को सन 1949 में बरतानिया का सबसे बड़ा एजाज़ जॉर्ज क्रॉस दिया गया। फ्रांस ने इन्हें अपने आला तरीन शहरी एजाज़ से नवाजा। फ्रांसीसी हुकूमत ने पेरिस में इनके घर फजल मंजिल के बाहर तख्ती लगवाई। हर साल बास्टल डे पर एक फ्रांसीसी फौजी बैंड इनके एजाज़ में एक धुन बजाता है। 8 नवंबर 2012 को लंदन के गार्ड स्क्वायर गार्डन में बरतानिया की शहजादी एन ने इनके कांसी के मुजस्समे की नकाब कशाई की। सन 2014 में बरतानिया की रॉयल मेल ने नूर इनायत खान के एजाज़ में डाक टिकट भी जारी किया। अगर आज की ये तारीखी और मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।